नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी, निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीत। रात बड़े भैया का फोन आया था। रूंधे गले से उन्होंने बस इतना ही कहा, सुमी, दिव्या नहीं रही। बस एक वाक्य और फोन चुप हो गया। मैं भी निर्निमेष उसे देखते हुए काठ होकर रह गई। दिव्या नहीं रही? दिव्या? दिव्या जो जीवन का, सौंदर्य का, उल्लास का, उमंग का प्रतीक थी, वह नहीं रही। कैसे हो सकता है ये? सचमुच हरदम हंसती, खिलखिलाती, ठुमकती, मचलती दिव्या को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना बड़ा कठिन लग रहा था। पर यह मजाक तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्रूर मजाक, और वह भी बड़े भैया, क्यों करेंगे? इस धक्के से उबरने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, और जब मन थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैंने फ़ोन लगाया। इस बार लाइन पर छाया थी। ठीक तो है, वही तो सबसे पास है, दौड़कर पहुंच गई होगी। वह भी बुरी तरह टूटी हुई थी। सुबकते हुए उसने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि दिव्या ने अपनी लैब की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी और उसके प्राण पखेरु तत्क्षण उड़ गए। अब यह पता लगाना मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या मात्र दुर्घटना। हत्या की संभावना को भी एकदम नकारा नहीं जा सकता। ये तीनों ही संभावनाएं मेरे गले से तो नीचे ही नहीं उतर रही थी। उसने तो अपनी पसंद से यह कैरियर चुना था और अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ सपनों के देश में बसने भी चली गई थी। शादी को अभी मात्र 3 साल ही तो हुए हैं। इतनी जल्दी कोई इतना हताश हो सकता है? और उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? क्या उस जैसी निश्चल, सरल लड़की से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है? और दुर्घटना, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। वह तो अपने सहकर्मी से कहकर गई थी कि वह फ्रेश एयर लेने ऊपर जा रही है। फ्यूनरल कब है? कहाँ है? मैंने तभी जबान से पूछ लिया। दिव्या जैसी लड़की के फ्यूनरल की कल्पना तक सिरा देती है, पर औपचारिकता है, पूछना ही पड़ेगा। फ्यूनरल तो वहीं हो गया बुआ, यहाँ लाने लायक स्थिति ही नहीं थी। चित्रा और अंकित गए हैं, मैं तो। और चुप हो गई। समझ गई कि देवी जी फिर से उम्मीद से हैं। चित्रा की शादी में मिली थी, तब एक बेटी थी, दूसरी की तैयारी थी। दिव्या की शादी में देखा 2 कन्याएं हैं, तीसरे की आहट है, और अब यह चौथे की सूचना। इस बार भी बेटी हुई तो उस मन स्थिति में भी मुझे छाया पर खींच हो आई। अच्छा, मैं कल रवाना हो रही हूँ, भैया भाभी का ख्याल रखना, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फिर एक फ़ोन योगेश्वरी ट्रैवल्स को किया कि कल किसी भी गाड़ी में मेरा आगरा के लिए रिजर्वेशन करवा दे। इस उम्र में अब धक्के खाते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती। रात में ही मैंने सूटकेस जमा कर रख लिया। कल जिस भी गाड़ी में सीट होगी निकल जाऊंगी। सब समेटकर सोने गई तो 12:30 बजे रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। एक मन हुआ पम्मी को फ़ोन कर लूँ, पर घड़ी देखकर अपने को रोक लिया। वैसे भैया ने वहाँ भी फ़ोन तो कर ही दिया होगा, वह भी मेरे आगे पीछे ही पहुँचती होगी। मुंह से चाहे जैसा उल्टा सीधा बोलती रहे, पर ऐसे समय में सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आएगी, मुझे विश्वास है। और इस समय हम दोनों का वहाँ होना बेहद ज़रूरी है। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही होगी। भैया को सांत्वना देने वाला भी तो कोई नहीं होगा। अम्मा के बाद उस घर में संबंध थोड़े औपचारिक हो गए थे। जब तक अम्मा थी तब तक तो मैं हर छुट्टी पर पहुंच जाती थी, इसलिए लड़कियां भी मुझसे हिली हुई थी, खासकर दिव्या। दिव्या के लिए तो मैं फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड थी। पर अम्मा के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मा की 13वीं पर ही मैंने भाभी को किसी से कहते सुना था, अरे एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तो अभी बैठी है। वे तो बेचारी खटिया से लगी थी, पर यह तो खासम खास है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक और राज करेगी। अपने स्नेह की ऐसी अवमानना देखकर मन खट्टा हो गया था। तब से मैंने घर जाना छोड़ दिया। या तो पम्मी के यहाँ कुछ दिन चली जाती, या फिर किसी यात्रा कंपनी के साथ भारत भ्रमण कराती। भैया के यहाँ तो बस लड़कियों की शादी या सगाई में ही जाना होता। इसलिए दिव्या की भी जो आखिरी छवि मेरे मन में अंकित थी, वह नववधू की ही थी। शादी के तुरंत बाद वह अमेरिका चली गई थी। उसके बाद शायद एक आध बार ही आई हो। रात भर दिव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उसके कई रूप याद आते रहे। यूं तो तीसरी बेटी के जन्म पर घरों में मातम छा जाता है, पर जब नर्स ने जापानी गुड़िया हाथों में थमाई थी
तो क्षण भर को अम्मा भी अपनी हताशा भूल गई। वह लड़की घर भर की आंखों का तारा थी, खिलौना थी। घर और बाहर उसने इतना प्यार बटोरा था कि उस पूंजी के सहारे वह 7 जन्म जी लेती। इसलिए तो उसकी आत्महत्या की बात गले नहीं उतर रही थी। किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने अपने को ट्रेन में चढ़ाया। अम्मा के बाद से घर जाने का उत्साह ही खत्म हो गया था। फिर भी शादी ब्याह में जाते समय उत्साह ना सही, एक उत्सुकता तो रहती ही है। और इस बार तो यह सफ़र पहाड़ सा लग रहा था। वक्त काटने के लिए मैंने पिछली यात्राओं को याद करना शुरू किया। सबसे पहले छाया की शादी याद हो आई। मैं और पम्मी करीब करीब साथ ही पहुंचे थे। शादी में अभी 4-5 दिन बाकी थे, पर घर अभी से गोदाम बन गया था। पीछे वाला बरामदा तो बोरियों से अटा पड़ा था। कमरों में बिखरा हुआ सामान भी अपने लिए मुनासिब जगह तलाश रहा था। हमें लगा इस महासागर में अगर हमारी अटैचियाँ खो गई तो ढूंढे नहीं मिलेंगी। नहा धोकर हम लोग सुस्ता ही रहे थे कि एक तौंधियल सा शख्स दाखिल हुआ। आंटी, आपकी लिस्ट के अनुसार सारा सामान भिजवा दिया था, मिला या नहीं? बाकी सामान तो आ गया, पर शायद बासमती का कट्टा नहीं पहुंचा। आप क्या पंगत में बासमती परोसेंगी आंटी जी? गोल्डन सेला चला दीजिए ना, आजकल ये सब जगह रिसेप्शन में यही सब चलता है। मुकुंद, पंगत में जो तुम्हारा जी चाहे बनाना, मैं तो घर के लिए मंगवा रही हूँ। अब साल भर तीज त्योहार चलते रहेंगे। दामाद का, संबंधियों का आना जाना लगा ही रहेगा। उन्हें क्या सेला चावल खिलाऊंगी? अच्छा, अभी ले आऊँ या बाद में लाने से चलेगा? बाद में ले आना, अभी ले आते तो लगे हाथ साफ सुफ करके गोलियां डाल के रख देती। जी अच्छा, कहकर जब वह मुकुंद नामक प्राणी चला गया तब मैंने पूछा, आजकल गोपाल दास के यहाँ से सामान नहीं आता क्या, या कि यह उन्हीं का आदमी है? क्या बात करती हो? भाभी चिल्लाई। ये तो इनका स्टूडेंट है, फाइनल में है, इंग्लिश में एमए कर रहा है। पम्मी चिहूंगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगा जैसे सीधे किराने की दुकान से उठकर चला आ रहा है। उसी की दुकान है, शहर का सबसे बड़ा किराना मर्चेंट है उसका बाप। मुझसे बोला कि इस बार छाया दीदी की शादी का सामान हमारे यहाँ से लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमें क्या है, कहीं भी पैसे देने हैं, वहाँ ना दिए यहाँ दे देंगे। ये पैसे देंगी? पम्मी फुसफुसाई। मैंने बड़ी मुश्किल से चिकोटी काटकर उसे चुप किया। फिर विषय बदलने की गरज से भाभी से कहा, हमें होने वाले दामाद का फ़ोटो तो दिखाइए। हमने सुना है कि वे भी भैया के स्टूडेंट थे। हाँ, पिछले साल ही फाइनल किया था, गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, हाँ, अब पीएचडी कर रहे हैं, मुरादाबाद में लेक्चरर हैं। भाभी फ़ोटो लेने भीतर चली गई तो पम्मी ने कहा, कन्यादान के लिए गोल्ड मेडल की वर दक्षिणा, सौदा बुरा नहीं है, क्यों दीदी? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मैंने कहा। चुप कैसे रहूं दीदी? मुझे तो यह चिंता खाई जा रही है कि इस साल अगर इस मोटूमल की पोजीशन आ गई तो बेचारी चित्रा की ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। पम्मी की बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। अच्छा हुआ भाभी फ़ोटो लेकर प्रकट हो गई, बात वहीं तक गई। हम लोग फ़ोटो का मुआयना कर ही रहे थे कि एक सुदर्शन सा युवक एक मिस्त्री टाइप व्यक्ति के साथ मंच पर अवतरित हुआ। आंटी जी, आप इलेक्ट्रिशियन के लिए कह रही थी, ले आया हूँ। क्या क्या काम करवाना है बता दीजिए। सामान ले आए? कैसा सामान? एक तो बिजली की झालरें चाहिए, पूरे कंपाउंड में, मकान में लगेंगी। 2 बड़े बड़े पंखे चाहिए, एक बरामदे में लगेगा और एक छत पर। 2 पंखे और 2 कूलर जनवासे में भी लगेंगे। हाँ, वहाँ एक रंगीन टीवी भी चाहिए। दूसरे दिन इतवार है, वे लोग महाभारत देखेंगे। और देखो, हाँ, एक बड़ा सा फ्रिज 2 दिन पहले से ही यहाँ आ जाए। हलवाई ने कहा है कि बंगाली मिठाई फ्रिज में ही रखी जाएगी। वह लड़का मुंह भाए भाभी की फरमाइशें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब सामान कहाँ से आएगा? अब यह भी मैं ही बताऊंगी? अजीब आदमी हो, हाथ हिलाते चले आए। सामान नहीं होगा तो इस बिजली वाले का क्या मैं अचार डालूंगी? लड़का अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया, साथ में वह मिस्त्री भी। पम्मी एकदम पूछ बैठी, भाभी क्या यह भी स्टूडेंट है? हाँ, क्यों? भाभी ने पूछा। तो इस साल इसे भी गोल्ड मेडल दिलवा दीजिए। क्यों? उस समय पता नहीं कहाँ से चित्रा कमरे में टपक पड़ी। पम्मी की उससे कभी नहीं बनी। इस बार भी पम्मी को अपमानित करते हुए कसेले स्वर में बोली, उसे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है छोटी बुआ, आलोक हमेशा से टॉपर ही रहा है। चित्रा शायद सेफ की चाबी लेने आई थी, लेकर चली गई, पर वातावरण को बड़ा असहज बना गई। मैंने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, दरअसल भाभी,
लड़का इतना सुंदर है कि हमें लगा चित्रा के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। अरे सुंदर है तो क्या सिर पर बिठा ले, भाभी ने हिकारत से कहा। न जात का ना बिरादरी का, वैसे भी चित्रा के लिए तो हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ढूंढेंगे। वो तो छाया का रंग थोड़ा दबा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो प्रोफेसर ही सही। हाँ सो तो है, प्रोफेसर को तो कैसी भी बीवी चल जाती है। पम्मी किसी तरह बाज ही नहीं आ रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहा, चल थोड़ा लॉन में घूम लेते हैं, बैठे बैठे पाँव अकड़ गए हैं, अब तो धूप भी कम हो गई है। बाहर आते ही मैंने उसे आड़े हाथों लिया। तुम्हारी जबान पर क्या कांटे उगाए हैं जो एक बात भी सीधी नहीं निकलती? कुछ भी कहने से पहले कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। तुम्हारे पास तो अपना घर परिवार है, पर मुझे तो रिटायर होकर यहीं इन्हीं लोगों के पास आना है। क्यों, कोई ज़रूरी है? मेरे यहाँ भी तो आ सकती हो। बहुत संकोच हो रहा हो तो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे छोटे के नाम कर देना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मैं कोई माकूल सा जवाब सोच ही रही थी कि उसने कहा, दीदी उधर फाटक पर देखो। मैंने देखा, आलोक नामक वह शख्स अपने स्कूटर पर अब भी बैठा हुआ सड़क ताक रहा था। कमाल है दीदी, इतनी लताड़ खाने के बाद भी जनाब अब भी जमे हुए हैं। गोल्ड मेडल का सवाल है दीदी, शायद मिस्त्री को बेचकर सामान मंगवाया होगा। पर इस बार पम्मी का अंदाजा गलत साबित हो गया। बाद में पता चला कि बिजली का काम भी मोटूमल ने ही अंजाम दिया, इस फिक्रे के साथ कि यह काम क्या उस घोचू के वश का है। उस समय आलोक को मिस्त्री का नहीं किसी और का ही इंतजार था। एकाएक वह सतर्क होकर खड़ा हो गया। एक साइकिल सड़क से सरपट आते ही सर से फाटक के भीतर दाखिल हुई और उसके साथ साथ आलोक भी। वह दिव्या थी, स्कूल से लौटी थी। आते ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। यह वक्त है तुम्हारा घर लौटने का, घड़ी देखी है? ओफो, नाराज क्यों हो? तो एक्स्ट्रा क्लास थी आज फिजिक्स की। फेंको मत, जुलाई में कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं? आलोक ने कहा। लगती हैं बाबा, लगती हैं। हमारे यहाँ 10th और 12th के लिए वीक में 2 बार क्लासें लगती हैं। और रुआसी आवाज़ में कहा, और आप अभी जाना मत, मैं भी तैयार होकर आई। कहाँ जाना है? मार्केट। और कहाँ? चूड़ियाँ लेनी है, मेकअप का सामान खरीदना है, टेलर के यहाँ भी लहंगा उठाना है। तो जाओ जल्दी करो। जैसे ही वह मुड़ी उसने हम लोगों को देखा। अरे आप लोग कब आए हैं? आलोक दा, ये दोनों मेरी बुआ हैं, ये सुमी बुआ और ये पम्मी बुआ। उसने शालीनता से हाथ जोड़ लिए। दिव्या ने हमारे पाँव को हल्का सा स्पर्श किया और भीतर भाग गई। जाते हुए फिर एक बार आलोक को रुकने के लिए बता गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसने मेरा इतना औपचारिक अभिवादन किया हो, नहीं तो वो तो बस लिपट जाती थी, झूम जाती थी, मचल जाती थी कि अभी सूटकेस खोलकर दिखाइए कि हमारे लिए क्या लाई हैं। थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैंने मन को समझा लिया कि दिव्या अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। और सचमुच जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मानना पड़ा कि वह बड़ी हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में गुड़िया सी दिखती दिव्या सलवार सूट में एकदम आकर्षक युवती लग रही थी। वह बाहर आई तो भाभी भी साथ थी, दोनों में खूब चकचक हो रही थी। मुझे देखते ही दिव्या बोली, अच्छा बुआ, फंक्शन में एक आध दिन लिपस्टिक लगाने में कोई हर्ज है? मैं भाभी का मूड देखकर सोचकर जवाब देने का सोच रही थी कि भाभी ही बोल उठी, अरे जब एक आध बारी लगानी है तो अलग से खरीदने की क्या ज़रूरत है? अजब तमाशा है, तीनों का सामान लगाएगा। बड़ी तो खैर दुल्हन है, पर ये दोनों तो सांझे में काम चला सकती हैं। एक हमारा ज़माना था, घर में एक पाउडर का डिब्बा आता था, घर भर लगाता था। हमारा आपका ज़माना बहुत पीछे छूट गया भाभी। हमारे यहाँ तो वह इकलौता पाउडर का डिब्बा बाबूजी से छुपा कर लाना पड़ता था, नहीं तो घर में महाभारत नहीं मच जाता था। तब तक आलोक और दिव्या फाटक तक पहुँच चुके थे। आलोक ने स्कूटर स्टार्ट किया और दिव्या उछलकर पीछे बैठ गई। उनके आंखों से ओझल होते ही पम्मी ने एक विशिष्ट भंगिमा से मेरी ओर देखा। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने उसका मतलब भांप लिया। तमक कर बोली, पम्मी जी ज़्यादा चतुराई ना झाड़ो, सुमी कुछ समझे ना समझे, हम तुम्हारे इशारे खूब समझते हैं। बेटों वाली हो ना, इसलिए तुम्हारी नाक ऊंची है। हमें तो पग पग पर इन लड़कों का मुंह धोना पड़ता है। इस ज़माने में लड़कियों को कहाँ क्या कहीं अकेले भेजा जा सकता है? फिर तुम्हारे भैया वो तो हमेशा कहते रहते हैं तुम एक बेटे के लिए रोती रहती हो, तुम्हारे तो इतने बेटे हैं, इन्हें ही अपना समझो। कहते कहते उनका गला भर आया था। अनजाने ही पम्मी ने उनकी दुखती रग छू दी, बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। इसके बाद मैंने पम्मी से कसम ले ली थी कि जितने दिन रहेगी शराफत से रहेगी,
एक बार भी बदतमीजी की तो मैं उसी दम भोपाल लौट जाऊंगी। और इसके बाद पम्मी ने तो शराफत तोड़ ली, पर मेरी ही नज़रें चोर बन गई। जब भी वे दोनों साथ होते मैं अनचाही उनकी गतिविधियां नोट करती रहती। उस घर में आलोक की कोई हैसियत हो ना हो, दिव्या के लिए उसका शब्द आदेश था। हर काम में, हर बात में आलोक का सहयोग और सहमति आवश्यक थी। अल्पना के लिए आलोक का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो वह उसे मिटाकर दोबारा बनाएगी। मेहंदी का डिज़ाइन वे पसंद करेंगे, दिव्या के चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल फबेगी इसे भी वे ही तय करेंगे। कपड़ों का चुनाव तो उन्हीं को करना ही था। गरज यह है कि हर बात में उनकी मुहर लगाना जरूरी था। लेडीज संगीत वाले दिन की घटना याद आ रही है। उस दिन दिव्या ने खूब रंग जमाया। मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतना अच्छा नाच लेती है। उस दिन बहुत सुंदर भी लग रही थी। किसी ने कहा, दिव्या तुम्हारा चुन्नी बेस मोरपंखी है ना, शादी वाले दिन तुम्हें लम्हे वाला डांस करना मजा आएगा। नहीं, एक गरज सी सुनाई दी। हम सब चौंक पड़े। तब तक हमें आलोक की उपस्थिति का एहसास ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि बरामदे में बैठा वही कैसेट चला रहा है। शादी में कोई नहीं नाचेगा, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों? दिव्या ने इतराकर पूछा। ये कोई फिल्मों का सेट है कि घर की लड़कियां नाचेंगी? पता है, ठेठ गांव की बारात है और गांव में नाचने वाली लड़कियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। पर मेरे इतने महंगे सूट का क्या होगा? अपनी शादी पर पहन लेना, पर इस शादी में नाच वाच नहीं होगा, कह दिया। और सचमुच नाच नहीं हुआ और ना ही दिव्या ने वह सूट पहना। पर उसने जो भी पहना उसमें भी वह गजब ढा रही थी। देखने वालों की आंखें उस पर अटक जाती थी। आलोक को यह भी सहन नहीं हुआ। डपट कर बोला, तुम्हें दौड़ दौड़ कर कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की क्या ज़रूरत है? ये इतने सारे बैरे यहाँ किस लिए हैं? फिर मुझसे बोला, बुआ जी इसमें तो जरा सी अकल नहीं, जरा आप ही से समझाइए। इन उज्जट गंवारों को तो देखिए कैसे आंख फाड़ फाड़ कर घूर रहे हैं, जैसे लड़की पहली बार देखी हो। मेरा वश चले तो किसी को उनके सामने ही ना पड़ने दूँ। और सचमुच ही उसने ऐसा ही किया। दिव्या को बुरा तो लगा होगा, पर वह आलोक की अवज्ञा नहीं कर सकी। उम्र भी ऐसी ही होती है, हम जिसे चाहते हैं उसकी हर बात सिर माथे लेते हैं। दिव्या उम्र के उसी मोड़ पर थी। आलोक उससे 4-5 साल बड़ा था, इसी नाते उसे हिदायतें भी दे रहा था, उसकी हिफाजत भी कर रहा था। मैं परेशान हो उठी। मैंने जिस सच को 4 दिन में पकड़ लिया, क्या भैया भाभी उससे अनजान होंगे? या उनकी नज़रों में दिव्या अभी बेबी ही थी, या कि फिर यह मेरा भ्रम था? चित्रा छाया से 3 साल छोटी थी। 3 साल बाद उसकी भी शादी का नंबर आ गया। एमएससी में टॉप करके चित्रा उन दिनों आसमान में उड़ रही थी, आईएएस बनने के ख्वाब देख रही थी। भैया ने अपनी लाडली के लिए आईएएस दूल्हा ही ढूंढ लिया। मैं और पम्मी छाया की शादी के ठाट देखकर तो दंग ही रह गए थे, पर चित्रा की शादी देखकर तो लगा ठाट बाट कुछ भी नहीं था। इस बार घरातियों के लिए एक शानदार बंगला किराए पर लिया गया था। बारातियों का इंतजाम तो 3 स्टार होटल में था। दहेज का सामान देखकर ही आंखें चकाचौंध हो गई। सब कुछ इम्पोर्टेड था। 30 तोला सोना, चांदी के बर्तनों का पूरा सेट, साड़ी कोई भी 2000 से कम की नहीं होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम विस्मय विमुग्ध थे। क्या सचमुच भैया की इतनी हैसियत है? लेकिन इस शाही सरंजाम के बावजूद बारातियों के मिजाज नहीं मिल रहे थे। बार बार शिकायतें आ रही थी। रूम सर्विस ठीक नहीं है, एसी काम नहीं कर रहा, कमरे में कलर टीवी नहीं है, फ़ोन पर एसटीडी सुविधा नहीं है। भैया बार बार फ़ोन पर गिड़गिड़ाए जा रहे थे। सर, मैंने तो इस शहर का सबसे पॉश होटल आपके लिए बुक करवाया है, इससे अधिक और मैं क्या कर सकता हूँ? अपने धीर, गंभीर, विद्वान और रौब दाब वाले भाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखना बड़ा बुरा लग रहा था। उधर होटल वाले बारातियों की बदतमीजियों की शिकायत किए जा रहे थे और भैया अजीब पसोपेश में थे। उन लोगों का बदतमीजी का प्रमाण तो द्वाराचार के समय ही मिल गया। नाचते नाचते 3 घंटे तो उन लोगों ने रास्ते में ही लगा दिए। भैया के सारे गणमान्य अतिथि भाभी के हाथ में लिफाफा थमाकर बिना खाए पिए ही चले गए। अपनी बेटी के लिए भैया ने हीरे जैसा दामाद ढूंढा था, पर उसका प्रदर्शन करने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में लगा कि अच्छा ही हुआ कि सब लोग जल्दी चले गए। बात का नज़ारा तो और भी ज़्यादा देखने लायक नहीं था। सब लोग, खासकर लड़के, नशे में धुत थे।
वे लोग अश्लील गाने गा रहे थे, भद्दी फब्तियाँ कस रहे थे। वे लोग कोल्ड ड्रिंक से होली खेल रहे थे, गिलासों को फुटबॉल की तरह लुढ़का रहे थे। एक दो वेटरों के साथ भी झूमा झटकी हो गई थी। सजे सवरे पंडाल का उन्होंने पल भर में ही नक्शा बदल दिया। कैटरर के साथ बदसलूकी की तो वह जाने की धमकी देने लगा। अब भैया कभी उसके हाथ जोड़ रहे थे तो कभी उन लड़कों के। मेरा खून खौल उठा। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त किए रही, ऐसा ना हो कि अपनी वजह से मैं रंग में भंग हो जाए। उधर भाभी बार बार आंसू पहुँचते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। काश एक बेटा होता तो आज बाप के साथ खड़ा हो जाता। वहाँ जो एक सुपुत्र थे, यानी कि सन इन लॉ प्रोफेसर जितेंद्र, बड़े ही निर्लिप्त भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। मौका पाते ही हंसते हुए कहा, बुआ जी देख रही हैं ना, अब इन्हें पता चलेगा बारातियों के नखरे क्या होते हैं। हमारा तो गवई गांव का परिवार था, उसे धर्मशाला में टिका दिया, 5 मिठाइयाँ वाली पंगत दे दी, छुट्टी पा गए। हमारा तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, हम तो लिहाज में ही मारे गए। पापा जी को अब आनंद आ रहा होगा। पापा जी की फजीयत का सबसे ज़्यादा आनंद तो खुद जितेंद्र ही उठा रहे थे। सब कुछ देखकर उन्हें बड़ा आसुरी संतोष मिल रहा था। मुझे तो छाया पर तरस आ रहा था। दीन दुनिया से बेखबर, बस अपनी छुटकी में ही मगन थी। एक गोद में, एक पेट में, दोनों बच्चे उसे हलकान कर रखा। दूसरी की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा ताव तो मुझे चित्रा पर आ रहा था। महंगा ब्राइडल मेकअप करवा कर ऐसे तनी बैठी थी मानो विश्व सुंदरी का खिताब जीत लिया हो। लड़के पापा का अपमान कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, बेजा फरमाइशें कर रहे थे। उसे जैसे किसी चीज़ से सरोकार ही नहीं था। स्टेज पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अपने नए नवेले पति से बतिया रही थी। यह लड़की है या बर्फ का गोला? मेरा तो यह देख देखकर खून खौल उठा, पर इसे देखो, माथे पर शिकन तक नहीं। दीदी, खून खून में फ़र्क होता है, पम्मी ने गंभीरता से कहा। हमारा तुम्हारा खून खौलता है क्योंकि वह पसीने की कमाई से बना है। यहाँ का हाल तो तुम जानती हो। पम्मी बात कड़वी करती है पर अक्सर सच कहती है। सचमुच हम लोग तो इतना अपन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मुझे 22 साल पुरानी घटना याद हुई। बारातियों के वही परंपरागत तेवर थे। वधू पक्ष उसी तरह क्षमा याचना की मुद्रा में खड़ा था। मान मनुहार हो रही थी। पता नहीं किससे क्या बदसलूकी हो गई थी कि बाराती नाराज हो गए। दूल्हे की घोड़ी दरवाजे पर रोक दी गई और मान मनोबल का दौर जारी था। छज्जा मेरी सहेलियों से पट गया था। सब दूल्हे को देखने के लिए बेताब थी और दूल्हा था कि दूर सड़क पर ही खड़ा हो गया था। खुसर पुसर सुनकर मुझसे भी कमरे में नहीं बैठा गया। मैं भी अपनी बनारसी साड़ी संभालती हुई सखियों के पीछे आ खड़ी। ऊपर से देखा, बाबूजी, भैया, चाचा जी सब के सब हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जा रहे हैं और सामने वाले तनी हुई मुद्रा में खड़े हैं। मेरा खून उबलने लगा, कनपटियाँ फड़कने लगी। तभी सुना कोई सिरफरा बिगड़ैल नौजवान बाबूजी से कह रहा है, ए मास्टर, अपनी औकात में रहो, ज़्यादा लप्पन छप्पन की ज़रूरत नहीं है। यह सुनना था कि मुझे तो जैसे आग लग गई। मैं दनादन सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतर आई। बीच मंडप में आकर मैंने ऐलान कर दिया, बाबूजी, इन लोगों को विदा कर दीजिए, नहीं हो सकती ये शादी। सब लोग एकदम सन्न रह गए। अम्मा तो बेहोशी हो गई। अब भैया, भाभी, चाचा सब मुझे समझाने में जुट गए। बाबूजी ने कहा, बेटा, यह कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। हिंदुस्तान में हर बाराती अपने को राजा समझता है और बेटी का बाप दुनिया का सबसे निरह और असहाय प्राणी। उसे इन जिल्लतों से गुजरना ही पड़ता है। पर तू इतनी सी बात के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह न कर। नहीं बाबूजी, यह मेरे लिए इतनी सी बात नहीं। ऐसे संस्कारहीन परिवार में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इससे तो मैं कुंवारी ही भली। लिहाजा बारात बेरंग लौटा दी गई। हिंदुस्तान में जिस लड़की के घर से बारात लौट जाती है, उसकी शादी फिर आसानी से नहीं हो पाती। मेरी भी नहीं हो पाई। बाबूजी को जिंदगी भर इसका मलाल रहा और भैया भाभी को तो अच्छा बहाना मिल गया। उन्होंने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब हम पम्मी की शादी का भी जोखिम नहीं लेंगे। बेकार में जग हंसाई होती है। पम्मी ने भी किसी को जहमत नहीं दी, किसी के एहसान नहीं लिए। उसने खुद अपना पति चुन लिया और मंदिर में फेरे ले लिए। घर वालों को बाद में सूचना भेज दी। उसे गर्व है कि उसके लिए ना किसी ने जूते चटका, ना किसी के पैर पूजे। पिछली पीढ़ी की लड़कियां थी हम, फिर भी इतना साहस कर सकी। ये तथाकथित आधुनिकाएं हैं। एक केवल दिव्या ही थी जो छाया की तरह पापा के साथ लगी हुई थी। उसे देखकर लड़के और बहक रहे थे, पर वह अपना संयम बनाए हुए थी। उत्तेजना में
से कई बार उसका चेहरा लाल हो जाता, माथे की नसें तन जाती, पर उसने अपनी गरिमा बनाए रखी, जिससे अभद्रता अपने आप लज्जित होती रही। उसे चिंता थी तो पापा के बीपी की, इसलिए वह उन्हें यथासंभव तनाव मुक्त रखने का प्रयास कर रही थी। सच, इन 2-3 सालों में ही वह कितनी परिपक्व हो गई थी। मुझे अनायास ही आलोक की याद हुई। वह होता तो क्या दिव्या को इन भेड़ियों के बीच जाने देता? अगर वह होता तो जितेंद्र की तरह खड़े खड़े तमाशा नहीं देखता, एक ढाल की तरह, अंगरक्षक की तरह दिव्या के साथ होता, और उसका साथ होना ही लोगों पर रौब डालने के लिए काफ़ी होता। बिना किसी बड़ी दुर्घटना के जब खाना पीना समाप्त हो गया तो सबने चैन की सांस ली। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने दिव्या से पूछा, तुम्हारे आलोकदा नज़र नहीं आ रहे? वे तो कब के पास होकर चले गए, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया? पापा के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, किस किस को निमंत्रण देंगे? फिर आलोकदा का तो पता भी हमारे पास नहीं है, उन्होंने कभी संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने पैनी नज़रों से उसकी आंखों में झांक कर देखा, चेहरा पढ़ने की कोशिश की, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। क्या बचपन के साथ बचपन का प्यार भी हवा हो गया? यहाँ की वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। दिव्या जब किसी काम से उठकर चली गई तो छाया ने अपनी छुटकी को थपकते हुए कहा, एक बात बताऊं बुआ, किसी से कहोगी तो नहीं? पम्मी बुआ से तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं कहूँगी, किसी से नहीं कहूँगी। बताओ क्या बात है? अगर चाहते तो आलोक को बुला सकते थे, पते की कोई समस्या नहीं थी। यहीं का तो है वह, कोई भी घर से पता ले आता, पर जानबूझकर नहीं बुलाया। क्यों? आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया? और ये लड़के होते ही ऐसे हैं, उंगली दो तो पहुँचा पकड़ लेते हैं। मतलब? अरे बड़ा भाई जानकर दिव्या थोड़ा हंस बोल लेती थी, जनाब पता नहीं क्या समझ बैठे। जाते हुए पापा से दिव्या का हाथ ही मांग बैठे। फिर क्या? मम्मी ने ऐसा फटकारा कि बच्चों जिंदगी भर याद रखेंगे। दिव्या ने क्या कहा? वह क्या कहेगी, उसे तो हमने भनक भी नहीं लगने दी। बेचारी गले गले तक पीएमटी की पढ़ाई में डूबी हुई थी, उसे डिस्टर्ब करने की तो कोई तुक ही नहीं थी, उसका कैरियर चौपट हो जाता। अच्छा ही हुआ मैंने उसे यह नहीं बताया कि आलोक का नया पता मुझे मालूम है। अभी साल भर पहले की तो बात है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने मैं एक कस्बे में गई थी। आजकल हर कहीं कॉलेज खुल गए हैं, छोटा सा कस्बा था, कॉलेज की छोटी सी इमारत। पता चला यहाँ तीनों फैकल्टी हैं, लॉ क्लासेस रात में लगती हैं। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुई, एक गोरे चिट्टे युवक ने आकर प्रणाम किया। बुआ जी पहचाना? क्षण भर सोचकर मैंने कहा आलोक हो ना? चलिए पहचान तो लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हिस्ट्री में एमए कर रहा हूँ। हिस्ट्री में? क्यों? जी अंग्रेजी में तो गोल्ड मेडल मिला नहीं, सोचा हिस्ट्री में ट्राई कर लेते हैं। वैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि उसमें हिस्ट्री बड़े काम आती है, तो मैंने सोचा अरे तो उसके लिए शहर में रहकर कोचिंग लो ना, यहाँ क्यों पढ़े हो? यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब ले लिया है, सुबह कॉलेज में पढ़ता हूँ, दोपहर को स्कूल में पढ़ाता हूँ। थोड़ा पैसा जमा कर लूँ, फिर कोचिंग के लिए दिल्ली चला जाऊँगा। मुझे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। फिर उसी से पूछा, आप यहाँ कब तक हैं? बस आज भर को, सुना है वापसी की गाड़ी रात में मिलेगी। तो फिर ठीक है, शाम को आता हूँ, कुछ देर मेरे कमरे में आराम कर लीजिएगा, फिर थोड़ा घुमा लाऊंगा, रात को ट्रेन पर भी चढ़ा दूंगा। मैंने उसका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे देखकर मुझे जितनी खुशी हुई थी और स्वयं थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था। सच तो यह है कि अजनबी शहर में एक भी चेहरा जान पहचान का मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। कॉलेज वालों को उसने मेरे आतिथ्य का मौका ही नहीं दिया। स्कूटर पर बिठाकर सीधे अपने कमरे पर ले गया। वहाँ नाश्ते का, चाय का पूरा सरंजाम था। फ्रेश होने के बाद चाय पीते हुए मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया। दिव्या का मेडिकल में हो गया है, तुम्हें पता तो होगा। अच्छा, कहाँ हुआ है? जबलपुर में। कमाल है, यह दूसरा साल चल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं, तुम तो उसके गुरु हुआ करते थे। अरे काहे का गुरु, वह तो एक बेगार थी जो मैं ढो रहा था। आंटी जी तो हर किसी से कुछ न कुछ काम लेने में माहिर थी। मैंने बीएससी किया था, इसलिए दिव्या की कोचिंग मेरे गले पड़ गई। यह बात तो तुम ठीक कहते हो, हमारी भाभी इस मामले में बड़ी उस्ताद है, उन्हें डर भी नहीं लगता। घर में 3-3 जवान लड़कियां हैं, फिर भी लड़कों का जमघट लगा रहता है। पता नहीं भैया को यह सब कैसे अच्छा लगता है। पता है एक ज़माने में वे इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि हमारे लिए उनके दोस्तों के सामने निकलना तक मना था। पानी भी देना होता तो दरवाजे के भीतर से ट्रे पकड़ाते थे। सर को तो शायद अब भी ये सब अच्छा नहीं लगता।
दबी जबान से कहते भी हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने दो, क्यों अटका कर रखती हो? पर आंटी जी कहाँ मानती हैं, कहती हैं हर जगह तो मैं लड़कियों को भेज नहीं सकती, कुछ काम तो लड़कों को ही करने होते हैं। हाँ, भाभी के पास यही एक हथियार तो है जिसके बल पर वे भैया को चुप करा देती हैं। माफ़ कीजिए, पर आपके भैया इतने बेचारे भी नहीं हैं। गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है, पर सच बात जवान पर आ ही जाती है। सर खुद कुछ नहीं कहते, बस आंटी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं। मतलब आंटी सिर्फ काम ही करवाती हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का सामान भी मंगवाती रहती हैं। जिसने भी पैसे मांगे समझ लो हमेशा के लिए खारिज हो गया। और घर के कमाऊ व्यक्ति को यह तो नज़र आता ही होगा कि घर में जो बेहिसाब सामान आ रहा है वह उसकी आमदनी के अनुपात से बहुत ज़्यादा है, फिर भी वे चुप रहते हैं। इसका मतलब साफ है ना कि उनकी इस मामले में मूक सम्मति है। मैं चुपचाप चाय गटकती रही, जवाब में कहती भी क्या, आपके सामने यह सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर एक बार बात चल निकली है तो रोकना भी मुश्किल है। मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला, बहुत बुरा लगा। किसी और को मिलता तो शायद इतना दुख नहीं होता, पर वह बनिए का बेटा मुकुंद हम सबसे बाजी मार ले गया, इसलिए कि वह साल भर तक सर के घर का आटा पिसवाता रहा, टेलीफोन और बिजली के बिल भरता रहा, उनकी गाड़ी धुलवाता रहा। छाया दीदी की शादी का तो सारा इंतजाम उसके जिम्मे था, उसका फल भी उसे मिल गया। मेरी ना तो इतनी हैसियत थी, ना यह तरीका मुझे गवारा था। सर ने जितेंद्र भैया को भी इसी तरह मैरिट दिलवाई थी। मुकुंद के समय भी उन्होंने यही उठापटक की, खुद अपने हाथों से निबंध के पॉइंट्स बना बना कर उसे दिए थे। मैंने मुकुंद की फाइल में खुद देखे थे। एक यही पेपर तो था जिसमें मैं मात खा गया। लोग कहते हैं आजकल के लड़कों को गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है। आप ही बताइए, ऐसे में श्रद्धा टिक सकती है? लड़का वाकई बहुत हताश, बहुत उदास हो गया था। मैंने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, तुम तो बहुत जहीन लड़के हो आलोक, हर कहीं तो मुकुंद तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। देखना एक दिन तुम मुझसे बहुत आगे निकल जाओगे, वह तुम्हारी छाया भी छू नहीं पाएगा। एक फीकी हंसी हंस दिया था। अब लगता है वह लड़का कितना शालीन, कितना सुसंस्कृत है। उसने सिर्फ अपने गोल्ड मेडल की बात की थी। दिव्या का दर्द वह साफ छिपा गया। दिव्या की शादी का निमंत्रण बिना किसी पूर्व सूचना के फ़ोन पर ही मिला। वहां पहुंचकर देखा निमंत्रण जितना अनौपचारिक था, शादी का कार्यक्रम भी उसके अनुरूप ही था। मैं एक दिन पहले पहुंची थी, फिर भी घर में जरा भी चहल पहल नहीं थी। मेहमानों के नाम पर मैं थी, पम्मी थी, दिव्या के मामा मामी थे और छाया, चित्रा का परिवार था। पता चला बाराती भी कुल जमा 5 ही होंगे। वे लोग सुबह ही फ्लाइट से आएंगे, घर में चाय नाश्ता होगा, फिर सब लोग आर्य समाज मंदिर चले जाएंगे, वहाँ जरूरी रस्में करवाई जाएंगी। लौटते हुए होटल में शानदार खाना होगा और शाम की फ्लाइट से वे लोग दुल्हन को लेकर रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा, यह क्या बात हुई भैया, इस घर की इस पीढ़ी की आखिरी शादी, कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। शाम को एक अच्छा सा रिसेप्शन ही दे देते थे। अपनी लाडली से पूछो, वह तो इसी शर्त पे राजी हुई है, नहीं तो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए अड़ी हुई थी। पर हमारा मन नहीं मान रहा था। हमने कहा सादगी से सही, संस्कार तो होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। दिव्या ने कहा, अब इस घर में 2-2 हंगामे तो हो ही चुके हैं, तीसरा नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम ही बताओ बुआ, उतना सब झेलना क्या पापा के वश का है? फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। ही इज़ अ वीक मैन यू नो। और वो काम तो ऐसा है कि एक बार शुरू हो गया तो समेटने वाला कौन है। रिटायरमेंट के बाद अब तो विद्यार्थियों का आसरा भी नहीं रहा। मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाऊंगी तो लोगों से कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। हमारी दीदी लोगों के मिजाज तो तुम देख ही रही हो। और फिर जब लड़के वालों को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो हमें क्या पड़ी है। भाभी बता रही थी कि तुमने गहने कपड़े कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यह बताओ कि अब देने के लिए इन लोगों के पास कुछ शेष भी है। दोनों शादियों ने पापा को एकदम निचोड़ कर रख दिया है। अब जो ग्रेजुटी और फंड वगैरह की रकम मिली है वही उनकी जेब में कुलबुला रही है। वही सब मुझ पर खर्च कर देंगे तो बाकी ज़िंदगी क्या करेंगे, किसका मुंह देखेंगे। अपने को फ़कीर बनाकर वे यदि मुझे कुछ देते भी हैं तो वह मेरे साथ तो जाएगा नहीं, सास के लॉकर में पड़ा रहेगा, उनके वार्डरोब की शोभा बढ़ाएगा। इसमें क्या तुक है। उन लोगों ने कुछ मांग नहीं की? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ मेरा एयर फेयर मांगा है। मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद यह एक तरह से तो उनकी जिम्मेदारी है। पर पापा ने कहा मुझे कम से कम बेटी को विदा करने का श्रेय तो लेने दो, तो मुझे चुप हो जाना पड़ा। मैं तो एकदम दंग रह गई।
यह नन्ही सी गुड़िया कितनी समझदार हो गई थी, कितनी दूर तक सोच रही थी। अपने मम्मी पापा की उसे चिंता थी। भैया के तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा सहृदय और समझदार थी वही लड़की अब इतनी दूर जा चुकी। खुशी की बात यह थी कि लड़का भी बड़ा हंसमुख और सुलझा हुआ था। पिछले 6 सालों से बाहर था, पर अभी तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भुला नहीं था। लोग भी बड़े सज्जन लगे। नहीं तो अपने ग्रीन कार्ड होल्डर बेटे को यूं ही सेंत मेत में तो ध्यान ही देता। अपनी बर्थ पर लेटे लेटे मैं अविनाश का, दिव्या के पति का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी। देखने में तो बड़ा सौम्य और सुशील लग रहा था, पर जो युवक 6 साल तक अकेले अमेरिका जैसे देश में रहा हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हो सकता है उसका वहाँ कोई अफेयर हो और माँ बाप की मर्जी के खातिर वह इस शादी के लिए राजी हुआ हो। पर उसके माँ बाप इतने दकियानूसी तो नहीं लगे, ना ही दिव्या इतनी दब्बू थी कि चुपचाप अन्याय सह लेती। वह तो उल्टे पैरों वापस आ जाती। फिर कहाँ क्या गड़बड़ हो गई। इन 3 सालों में मुझे उसका एक ही पत्र मिला था। अपने उस इकलौते पत्र में वह अपने काम से, अपने जीवन से बड़ी खुश नजर आ रही थी। वह आमाशय की किसी बीमारी पर रिसर्च कर रही थी। पत्र में उसने अपनी लैब, वहाँ के साधन, वरिष्ठों के सहयोग और प्रोत्साहन के विषय में विस्तार से लिखा था। उसने पत्र में लिखा था कि बुआ, अगर यही सब हमें अपने घर में मिलने लगे तो अपनी जड़ों से कटकर कोई इतनी दूर क्यों जाना चाहेगा। दरअसल उसे खुद अपनी जड़ों से कटना, अपनों से दूर जाना बहुत साल रहा था। शादी वाले दिन भी मुझसे कह रही थी, अगर मेरा वश चलता तो मम्मी पापा को इस उम्र में अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती। तब मैंने ही उसको दिलासा दिया था, पागल, आजकल घर में कौन रहता है। लड़का हो या लड़की, सब बाहर भागते हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसलिए माँ बाप भी बाधा नहीं डालते। तुम अपने अविनाश को ही ले लो। उसे घर छोड़े कितने साल हो गए और आजकल तो टेलीफोन है, हवाई जहाज है। दुनिया इतनी सिमट गई है कि दूरियों का तो पता ही नहीं चलता। घर इस बार भी मेहमानों से भरा हुआ था, पर इस बार माहौल में वह रौनक नहीं थी। पूरे वातावरण में उदासी घुल गई थी। भैया तो एकदम टूट गए थे। दुख की इस घड़ी में एकदम अकेले पड़ गए थे। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उन्हें अपनी ही सुध नहीं थी। वह भैया को क्या देखती। घर में उन्हें उनके पीहर वालों का ही जमघट था। वे 24 घंटे उन्हीं को घेरे रहते। छाया को भी बच्चों की सास संभाल से जितना वक्त मिलता वह माँ की सेवा में लगा देती। भैया के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं था, या फिर उनके दुख का किसी को अंदाजा ही नहीं था। मेरे वहाँ पहुँचने से भैया को बहुत राहत मिली। पम्मी भी आ जाती तो बहुत अच्छा होता, पर उसका अभी अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वह इतना लंबा सफ़र करने की स्थिति में नहीं थी। मातम पुरसी वालों का तांता लगा हुआ था। उनके पास भैया को ही बैठाना पड़ता था। छाया को छोड़कर जितेंद्र भी अपनी नौकरी पर लौट गए थे। मैं पहुंच गई तो लोगों से मिलने का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया। लोगों की सहानुभूति कम और उत्सुकता ज़्यादा थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वे लोग प्रश्नों की झड़ी लगा देते। दुख तो यह था कि इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं था। हम लोग खुद चित्रा और अंकित की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने वहाँ से बस एक बार फ़ोन किया था, सिर्फ अपने सकुशल पहुँचने की सूचना भर दी थी और कहा था बाकी बातें घर आकर होंगी। मतलब यह कि हमारे लिए वे दुख की घड़ियाँ निरापद नहीं थी। मन में तरह तरह की शंकाओं का ज्वार उठता रहता। रोज की डाक में करीब 5-6 पत्र आ जाते। उनका जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर ले लिया। सोच लिया कि एक आभार पत्र छपवाकर सब दूर भेज दूंगी। इसके लिए भैया को परेशान नहीं करूंगी। 2-3 दिन बाद मैंने भैया से धीरे से पूछा, दिव्या की ससुराल से कोई नहीं आया? वे लोग क्यों आएंगे? क्यों, अगर यह हादसा अविनाश के साथ होता तो आप जाते नहीं? छाया बतला रही थी कि उन लोगों ने अब तक एक फ़ोन भी नहीं किया। कहाँ किया? डिटेल्स जानने के लिए मैंने ही एक बार लगाया था तो किसी ने ढंग से बात तक नहीं की, भैया ने कहा। अच्छा, ऐसी भी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी तो है, भैया बोले। क्यों, मैंने पूछा। भैया ने टोह लेने की गरज से इधर उधर देखा, फिर बोले, चल ऊपर छत पर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा में बैठेंगे, यहाँ तो दम घुटने लगता है। आपको तो सीढ़ियाँ चढ़ना मना है। अरे कुछ नहीं होता, जब इतना बड़ा घाव झेल गया तो एक आध बार सीढ़ी चढ़ने में कुछ नहीं होता। मैं समझ गई कि खुली हवा का तो बहाना है, भैया मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए फिर मैंने प्रतिवाद नहीं किया। छत पर हमेशा की तरह 2 बेत की कुर्सियां पड़ी थीं, वहां बैठकर
थोड़ा सुस्ताने के बाद भैया बोले, यह बात मैंने तुम्हारी भाभी को भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताता, पर अब लग रहा है इस मन में रखे रखे मेरी छाती फट जाएगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ तुमसे। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए भैया, आपकी बात कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। इसका विश्वास है तभी तो। भैया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक बार उसका फ़ोन आया था। किसका? दिव्या के ससुर का? हाँ, बोले अविनाश वापस आना चाहता है, आकर यहाँ अपना नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं। मुझे पहले से पता नहीं था, मैंने तो अपनी सारी पूंजी अभिलाष को दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। अभिलाष कौन? उनका बड़ा बेटा? हाँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपना नर्सिंग होम शुरू किया है, 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली है। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, देखिए मुझसे जो बन पड़ेगा मदद करूंगा, पर मेरे पास एक मुश्त इतनी रकम कहाँ है कि नर्सिंग होम बन सके। 3 बेटियों की शादी कर चुका हूँ। तो तपाक से बोले, हमने आपसे कुछ नहीं लिया, ना ही शादी में एक पाई भी खर्च होने दी। तो क्या आपका वसूलने का इरादा है? मैंने उनसे कहा कि यह आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी सादगी से शादी की, पर मेरे पास हार्ड कैश सचमुच बहुत कम है, नाम मात्र को। तो बोले, आपके पास इतना बड़ा मकान तो है, इसे बेच दीजिए। वैसे भी आप 2 प्राणी इतने बड़े मकान का करेंगे क्या? क्या कहीं अच्छा सा फ्लैट ले लीजिए, मेंटेन करने में भी सुविधा रहती है। फिर आपने क्या कहा? क्या कहता, मेरा दिमाग ही सुन हो गया। मैंने कहा, सोचकर बताऊंगा। तो दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा, देखिए यह मकान मेरे अकेले का नहीं है, यह मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, इस पर मेरी बहनों का भी हक है और बेटियों का भी। कुछ भी करने से पहले सबकी सहमति लेनी होगी, अगर बेचता हूँ तो सबको हिस्सा भी तो देना पड़ेगा। मुझे तो आज पहली बार पता चला कि इस मकान पर मेरा भी हक है। मैंने मन ही मन बाबूजी की दूरदर्शिता को धन्यवाद दिया और उन्होंने ज़मीन बेचकर शहर में यह हवेली नुमा मकान खरीद लिया था। उनकी नौकरी में तो यह कभी भी संभव नहीं था। मुझे खुशी भी हुई कि भैया इस पर हमारे हक को स्वीकार कर रहे हैं। खुशी के उस आवेग में मैंने कहा, भैया औरों की बात तो मैं नहीं जानती, पर मैंने अपना हक आपको दिया। भैया सूखी हंसी हंसकर बोले, अब तो खैर उसकी ज़रूरत ही नहीं, पर तुम्हारे विषय में मैं उस समय भी निश्चिंत था। पर और लोग अपना हक कैसे छोड़ देते और क्यों छोड़ते? पम्मी को तो मैंने शादी पर कुछ नहीं दिया था, छाया को 3 बेटियां ब्यानी हैं, चित्रा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सबको देने के बाद जो बचता उसमें या तो हमारे सिर पर छर बचती या अविनाश का नर्सिंग होम खड़ा होता। फिर मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो बोले, देखिए वह मेरा बेटा है, उसके लिए मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा ही, चाहे मुझे पत्नी के गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। आपके कान में बात डालने का मकसद सिर्फ इतना था कि वह आपका भी कुछ लगता है, इसलिए आपका भी कुछ फर्ज बनता है। इस समय वहाँ बहुत रिसेशन चल रहा है, बाहर वालों को ज़बरदस्ती रिटायर करके स्वदेश भेजा जा रहा है, इसलिए वह बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। मैं उसे आश्वस्त करना चाहता हूँ। कहने को तो घर में भी एक नर्सिंग होम है, पर वहाँ उसका काम ठीक नहीं होगा। वह हमेशा अपने आप को भाई का मताहत समझेगा। इस समय उसकी मन स्थिति इतनी विचित्र है कि जरा से में उसको ईगो हर्ट हो सकता है। भैया मुझे तो यह सारा प्रोजेक्ट ही विचित्र लग रहा है। फिर उन्होंने एक और सुझाव दिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर अपने लिए 2 कमरे बनवा लें, नीचे का हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दें, वे अपने हिसाब से उसे डेवलप कर लेंगे। भैया मुझे तो लगता है कि उनका शुरू से ही यह मकसद रहा होगा। वे बड़ी चतुराई से धीरे धीरे असली बात पर आना चाहते थे। क्या पता, मुझे अगर पता होता कि यह सवाल दिव्या की ज़िंदगी से जुड़ा है तो 1 मिनट में मकान खाली कर देता, भले ही सारी ज़िंदगी सड़क पर गुजारनी पड़ती। आपने दिव्या से तो बात की होगी? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मांग लिया और दिव्या को फ़ोन किया। सुनकर वह तो जैसे आसमान से गिरी, उसे कुछ भी पता नहीं था। तुम्हें तो मालूम है वह जो भी काम करती है लगकर करती थी। उस समय भी वह अपनी रिसर्च में मशरूफ़ थी। उसकी दुनिया लैब में ही सिमट कर रह गई थी। बाहर कैसी हवा बह रही है उसे मालूम ही नहीं था। उसने कहा, पापा आप परेशान ना हो, मैं 2 दिन बाद फ़ोन करती हूँ। फिर किया? हाँ, पूरे 6 दिन बाद किया। बताया कि किसी गलत इंजेक्शन के कारण अविनाश के एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, उसे सस्पेंड कर दिया, उस पर डीई चल रहा है, उसे अपना लाइसेंस छिन जाने का डर है, इसलिए वह जल्द ही भारत लौटना चाहता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और दिव्या को उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं था। यही तो वैसे तो इसमें दिव्या का भी दोष है, उसे भी तो थोड़ा चौकस रहना चाहिए, पति की हर बात का ध्यान रखना चाहिए।
मेरे फ़ोन के बाद उसने अविनाश से बात की, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। यह तो उसने बाहर से पता लगाया। जब उसने अविनाश से सफाई मांगी तो वह उल्टे उस पर ही बरस पड़ा कि तुम मेरी जासूसी करती हो। यह कब की बात है? यही कोई 3 महीने हुए। उसने कहा था, पापा अब आप फ़ोन मत करना, मैं ही किया करूँगी। हमेशा बाहर से ही करती थी क्योंकि अविनाश पूरे समय घर में ही रहता था। फिर एक दिन समधी जी का फ़ोन आया। बहुत नाराज़ थे। बोले, यह तो हमारी आपस की बात थी, आपने बच्चों तक क्यों जाने दिया? अब बेटा मुझ पर बिगड़ रहा है कि मैंने उसके ससुराल वालों के सामने हाथ फैलाकर उसे जलील किया है। यह उनका आखिरी फ़ोन था। और दिव्या का 15 दिन पहले आया था। बस कुशल क्षेम से ज़्यादा कुछ नहीं बोली। इन दिनों वैसे भी वह बड़ी डाउन लग रही थी। उसके आवाज़ की वह खनक ही गायब हो गई थी। अब तो चित्रा वगैरह आएंगे तभी तो कुछ पता लगेगा। क्या पता लगना है? मेरी अंतरात्मा जानती है कि उसने आत्महत्या की है। उस जैसी खुददार लड़की अपमान और जिल्लत की जिंदगी जी ही नहीं सकती थी। काश काश वह यहीं लौट आती। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। मातम पुरसी करने वालों की भीड़ छट रही थी। हम लोग भी बार बार वही सब दोहराने की ऊब से बच गए। उस दिन आलोक आया। हॉल एकदम खाली था। उसे देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं था। जानती थी जहां भी होगा खबर लगते ही दौड़ा चला आएगा, पर उसने बताया कि यह मात्र संयोग था। वह तो बहन की शादी में घर आया था। दिव्या के बारे में यहीं आकर पता चला। बताया कि वह आजकल असम में है, कलेक्टर है। बहन की शादी है तो पत्नी के भी साथ आई होगी? मैंने पूछा। जानना चाहती थी कि अब तक कुंवारा बैठा है या शादी कर ली। पत्नी आई है पर उसे यहाँ नहीं ला सका। घर में मांगलिक कार्य है ना, माँ मातम कुर्सी पर आने की इजाज़त नहीं देती। मैं तो खुद बिना बताए आया हूँ। जाने से पहले एक बार फिर आऊँगा तो आरती को भी साथ लेता आऊँगा। भैया पूरे वक्त गुमसुम बैठे रहे। उन्होंने आलोक को देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं ही पूरे वक्त बात कर रही थी, पर अंदर से मुझे बहुत अटपटा लग रहा था। ऐसी भी क्या नाराजगी? वह शख्स शादी वाले घर से छुपकर आपके दुख में हिस्सा बांटने चला आया और आप उससे 2 बातें भी नहीं कर सके। कुछ नहीं तो हालचाल ही पूछ लेते। मैं ही एक तरह से अपराध बोध से ग्रसित हो गई। जानबूझकर उसे छोड़ने गेट तक गई। मैंने कहा, आलोक, भैया के बर्ताव का बुरा मत मानना प्लीज़। अभी वे इस धक्के से उबर नहीं पाए। दरअसल यह आघात ही इतना ज़बरदस्त है कि हम सब की मति कुंठित हो गई। फिर वे तो उसके पिता हैं। वह कुछ क्षण मुझे एकटक देखता रहा, फिर बड़े ही तरल स्वर में बोला, बुआ जी, आपका तो इतना बड़ा परिवार है। आप हैं, दीदी लोग हैं, सर हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सकती? संकट के समय जिस पर भरोसा कर सकती? उसका इस तरह चुपचाप चले जाना क्या जरूरी था? और बातें करते करते उसकी आंखें छलछला आई थी। कस्बे की उस शाम अपने रिजल्ट के बारे में बोलते हुए वह अपनी इस चोट को, इस दर्द को छिपा गया था, पर आज उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं कहा। भीतर आकर देखा, दोनों मुट्ठियां छाती पर कसे हुए भैया निस्पंद बैठे थे। मैं एकदम घबरा गई। क्या हुआ भैया? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं रे। इस लड़के को देखकर छाती में एक बगुला सा उठा, उसी को दबा रहा था। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती रही। कितना सुंदर लड़का, कितना होनहार, कितना सुशील। दिव्या पर जान छिड़कता था। अगर शादी हो जाती तो उसे देवी बनाकर पूछता। उस दिन उसकी बात रख ली होती तो दिव्या आज हमारे बीच होती। पराए देश में अजनबी लोगों के बीच यूं छटपटाकर प्राण तो न दे देती। पर क्या करूं, तुम्हारी भाभी को यह सब रास ही नहीं आया। उत्तर में मैं मौन ही बनी रही। इसके बाद कहने को था ही क्या।